अच्छा, मास ऑफ अर्थ को किस तरह कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए जो डेरिवेशन है वो आपने सीखना है। एंड देन उसके बाद जो फाइनल वैल्यू है उसमें वो सारे कांस्टेंट टर्म्स है, उसमें आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, इससे पहले लास्ट प्रीवियस उसमें वीडियो में हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। उसमें जो जी की जो वैल्यू थी, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 थी। और अच्छा, 6.67 इंटू 10⁻11। और जी का यूनिट आपने याद रखना है, जी का यूनिट आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपने सीखना है, वो लास्ट टाइम मैं भूल गया। अच्छा, जी का यूनिट किस तरह कैलकुलेट करना है वो आपने सीखना है। अच्छा, जी का यूनिट इस तरह कैलकुलेट करेंगे, आपको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने सीख लिया। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वेयर। अब आपने जी के लिए जी का यूनिट फाइंड आउट करना है, तो जी को एक तरफ कर लो, जी इज़ इक्वल टू डी, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाकर एफ के साथ डी स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और m1 m2 यहाँ पर जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, ये m1 m2। अब ये यहाँ से आप यूनिट निकाल सकते हैं, फार्मूला यूज़ करके आप हमेशा यूनिट निकाल सकते हैं। तो अब जो है आप यूनिट किस तरह निकालेंगे, लेट्स सी। आप यहाँ अब फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। डिस्टेंस स्क्वायर है तो डी का डी पर भी, मीटर पर भी स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर m1 m2, m भी मास है, m2 भी मास है, तो मास का यूनिट किलोग्राम केजी है, दो मैसेज है इसलिए यहाँ पर केजी पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर, दिस इज़ द यूनिट ऑफ जी। ये जी का यूनिट है, कैपिटल जो कांस्टेंट है ये जी का यूनिट है। सो रिमेंबर दैट, इसको आपने याद रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाए हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ जी, सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द यूनिट ऑफ जी। एंड देन उसके बाद आते हैं स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक की तरफ, मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करना हो तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करके आप मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने एक कंसिडरेशन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मास है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, यहाँ पर लिया हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये स्मॉल मास जो है ये m है। ये मास अर्थ के सरफेस पर पड़ा हुआ है, इसका मास m है और एक अर्थ का मास है। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, दो मैसेज हो गए, एक ऑब्जेक्ट का मास है, एक अर्थ का मास है। तो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो न्यूटन ने हमें बताया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैथमेटिकल फार्मूला हमारे पास बन गया। अब इसको यूज़ करके हम फ़ोर्स निकाल सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो फ़ोर्स होती है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट का मास m है और अर्थ का मास जो है me है। तो इस लॉ को यूज़ करके हम मास ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला क्या है, F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब आपने इसमें तीन चेंजेस करने हैं। एक तो m1 की जगह हमारे पास m1 की जगह ये m1 की जगह ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है, m1 की जगह जिसका मास m है। m2 की जगह, सॉरी, ये m2 कंसीडर कर ले, m2 की जगह ये ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पर पड़ा हुआ है, और m1 का मास जो है वो हम कंसीडर करेंगे इस अर्थ की मास। ये जो अर्थ का मास है इसको हम ऑब्जेक्ट 2 कंसीडर करेंगे। जिस तरह यहाँ पर m1 और m2 के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो न्यूटन ने कैलकुलेट करके दिया था। यहाँ भी दो मैसेज है, एक मास इस ऑब्जेक्ट का जो अर्थ के सरफेस पर पड़ा है, दूसरा मास ऑफ अर्थ है, दूसरा ये मास ऑफ अर्थ है। ये मास अर्थ और ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं,
ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो m1 की जगह हम मास ऑफ अर्थ लेंगे, m2 की जगह इस ऑब्जेक्ट का मास लेंगे। और डिस्टेंस इनके दरमियान कितना है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। रिमेंबर दैट डिस्टेंस, एक बार फिर बता रहा हूँ, डिस्टेंस हम सेंटर एक मास 1 के सेंटर से मास 2 के सेंटर तक का डिस्टेंस लेते हैं, सरफेस टू सरफेस डिस्टेंस नहीं लेंगे। अब इस केस में सरफेस टू सरफेस डिस्टेंस तो ज़ीरो है, लेकिन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जब आप देखेंगे तो वो अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ के सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, रेडियस ऑफ अर्थ है। तो टोटल डिस्टेंस अब इन दोनों इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो आर के बराबर है। डी की जगह हम आर लेंगे। इज इट क्लियर? बस यही 3 चेंजेस करने हैं और आपके पास मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। m1 की जगह यहाँ पर m1 की जगह me लिया है, m2 की जगह मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का मास लिया है यहाँ पर, और d की जगह r लिया है क्योंकि डिस्टेंस कितना है इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? r के बराबर है, इसलिए हमने डिस्टेंस r की जगह हमने डिस्टेंस d की जगह हमने r लिया। डिस्टेंस d पर स्क्वायर था तो r पर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, एंड देन उसके बाद ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो अर्थ की जो फुल है, ये इसको क्या कहते हैं? वेट कहते हैं हम इसको हम क्या कहते हैं? अर्थ की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम वेट कहते हैं। और वेट का फार्मूला क्या होता है? वेट का फार्मूला होता है F इज़ इक्वल टू mg। वेट का फार्मूला mg होता है। तो वेट की जगह फोर्स की जगह हम mg लिख सकते हैं। फोर्स की जगह हमने mg लिख लिया बिकॉज अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम वेट कहते हैं, इसलिए फोर्स की जगह हमने क्या लिखा? mg लिखा, बिकॉज F इज़ इक्वल टू mg विच इज़ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इज़ इट क्लियर? तो अब फोर्स की जगह हमने क्या लिखा? फोर्स की जगह mg लिखा। अब m के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा? g इज़ इक्वल टू स्मॉल g इज़ इक्वल टू कैपिटल G me मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। आपने मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है, r यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और g me के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। r यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर दूसरी तरफ जाकर g के साथ स्मॉल g के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो कैपिटल G है यहाँ me के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। सो इस तरह हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ बनेगा वो क्या बनेगा? g r स्क्वायर डिवाइडेड बाई g। दिस इज़ डेरिवेशन फॉर मास ऑफ अर्थ। अब g भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 10 है, r रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है 6.4 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। सो ये भी कांस्टेंट है, और जो कैपिटल G है वो भी कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻11। तो जस्ट पुट द वैल्यूज़, हमारे पास मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। ये मास ऑफ अर्थ आ गया। हमने सिर्फ 10 G की वैल्यू 10 है और रेडियस ऑफ अर्थ 6.6 इंटू 10⁻6 और कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। यूनिट आप ना लिखिए, यूनिट लिखेंगे तो फिर वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यूनिट हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू में आप यूनिट यूज़ ना किया करें। यहाँ पर यूनिट लिखे, आप ना लिखे, तो जस्ट इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो 6.6 इंटू 10⁻24 kg, यानी अर्थ की मास जो है वो इतनी है, 6 इंटू 10⁻24 kg। रिमेंबर दैट 10⁻24 kg, ये आपने नहीं, 6 आप बेशक भूल जाए लेकिन 10⁻24 kg ये आपने नहीं भूलना है। अर्थ का जो मास है वो इतना है, ये बहुत लार्ज वैल्यू है। दिस इज़ द मास ऑफ अर्थ। इस तरह हमने मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट किया है। यहाँ भी वही कैलकुलेशन, सिंपली कैलकुलेशन की है और यूनिट को रीअरेंज किया है। यूनिट को आप यूज़ ना करें, यूनिट जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं यूनिट यूज़ ना करें, फिर इसको इस तरह रीअरेंज करना होगा जो कि आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, और लास्ट में मास है तो मास का यूनिट आपको पता है kg है, लास्ट में आप सिर्फ इस वैल्यू के साथ kg लिख लें। इस तरह आपके पास मास ऑफ अर्थ आ जाएगा।
अच्छा, यहाँ पर 6.638 इंटू 10⁻24 kg है। ये वैल्यू इसलिए आई क्योंकि हमने जी की जो वैल्यू है वो 10 पुट की है, इसलिए कुछ 6.13 आ गया। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो जी की है वो 9.8 है। 9.8 पुट करेंगे तो फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। सो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी ये चीज़ आप बिल्कुल ना करें, ये यूनिट आप यूज़ ना करें। जस्ट सिंपली आप यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करें और कैलकुलेटर को यूज़ करके आपके पास ये फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा, विच इज़ मास ऑफ अर्थ। सो ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया। थैंक यू।